नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यह जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और ये मोस्टली आपका एमएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। एमएससी फाइनल ईयर फिजिक्स का टॉपिक है फर्स्ट पेपर का, कंडेंस्ड एंड मैटर फिजिक्स का। या सॉलिड फिजिक्स के इसके अंदर शुरू की यूनिट है, तो उन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो बेसिक से रहने वाला है, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सॉलिड क्या है। ये जानने से पहले भी कुछ बेसिक पॉइंट आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। लैटिस, हिंदी के अंदर यदि इसको बोला जाए तो इसे बोला जाता है जाला। तो जो लैटिस है वो और कुछ नहीं होता, केवल और केवल इमेजिनरी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। इमेजिनरी पॉइंट्स का कलेक्शन इस प्रकार से है कि यदि उन इमेजिनरी पॉइंट के ऊपर कोई एटम या मॉलिक्यूल सेट कर दिया जाए तो वो फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो जब तक इन लैटिस पॉइंट के ऊपर कोई मॉलिक्यूल सेट नहीं होता या आयन सेट नहीं आ जाता, तब तक ये क्रिस्टल को कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए बेसिक कंडीशन ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लैटिस पॉइंट्स इज द collection of many imaginary points. Lattice points, lattice structure is a structure of empty points. ये रिक्त स्थानों का समूह होता है। एंड इट कंस्ट्रक्ट ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हेन द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस when the molecule and ions set at the points or lattice point। तो यदि मैं इनकी डायग्राम आपको बना के बताना चाहूँ तो इनकी स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से, ऐसे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इट में भी 3D और 2D ऑल्सो। It may be 3 dimension and 2 dimension। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यदि आपकी जो लैटिस है वो 2 डायमेंशन होगी तो जो क्रिस्टल बनेगा वो भी 2 डायमेंशन होगा। तो नोट लगा के लिख लीजिए, इफ लैटिस इज 2 डायमेंशन then the crystal will be also 2 dimension in space। And similarly, if lattice point arrange in 3 dimension, then it produce 3 dimension क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो आपका लैटिस है उसको हम कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है। तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा कि जो लैटिस है उसको हम सबसे पहले 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो आपके आते हैं डायरेक्ट लैटिस,
एक हमारा आता है रेसिप्रोकल लैटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को आगे पढ़ना है कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा। इसके बाद में हम डायरेक्ट लैटिस को और आगे दो पार्ट के अंदर बांटते हैं। एक आता है आपका प्रिमिटिव लैटिस और सेकेंड आता है इसका नॉन प्रिमिटिव लैटिस। और ये जो आपका नॉन प्रिमिटिव लैटिस होता है इसे भी आगे तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको हम तीन पार्ट के अंदर बांटते हैं। अदर वर्ड आपको समझने के लिए इसको मैं बता दूँ, इसे हम जो आपका प्रिमिटिव लैटिस है इसे सिंपल लैटिस भी बोला जाता है, और उसके बाद में हम इसे सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। बाद में हम जब यूनिट सेल को देखेंगे तो उस टाइम भी मैं आपको ये बता दूंगा। और ये जो आपका नॉन प्रिमिटिव लैटिस है इसे तीन पार्ट के अंदर बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? एक तो है आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल, उसके एसोसिएट है आपका बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट। दूसरा है आपका एफसीसी फेस सेंटर लैटिस पॉइंट। और तीसरा हमारा कौन सा है? बेस सेंटर लैटिस पॉइंट। तो जब लैटिस पॉइंट हमारे इतने टाइप के होंगे तो हमारी जो यूनिट सेल है वो भी इन्हीं के आधार के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये वो अपने को आगे पढ़ने हैं। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि जो लैटिस पॉइंट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि लैटिस पॉइंट इज नथिंग बट ओनली कलेक्शन ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स एंड द इमेजिनरी पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हेन द मॉलिक्यूल एंड आयंस आर सेट अप ऑन द एम्प्टी पॉइंट्स। और अदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि लैटिस पॉइंट है वो एम्प्टी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिनके ऊपर जब मॉलिक्यूल और आयन सेट किए जाते हैं तो वो किसी क्रिस्टल को बनाते हैं। और इनकी डायरेक्शन हमने इस प्रकार से देख ली। एक मेन चीज़ और यह ध्यान में रखना कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है। तो मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर अलग कलर से लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट लगा के। लैटिस पॉइंट्स doesn't any attraction force and repulsive force and no any bonding between each other। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, ना उनके बीच में कोई बॉन्डिंग पाई जाती है। ये बॉन्डिंग और अट्रैक्शन रिपल्सिव जो फोर्स होता है वो सारा सारा तब क्रिएट होगा जब इनके ऊपर आप बेसिस, मतलब बेसिस क्या होता है, ये हमारी पहली डेफिनेशन थी। बेसिस क्या होता है मेरे स्लाइड के अंदर देखेंगे। बेसिस का मतलब होता है जिस प्रकार से लैटिस पॉइंट कलेक्शन होता है मैनी इमेजिनरी पॉइंट्स का, उसी टाइप से बेसिस क्या होता है, कलेक्शन होता है रियल पॉइंट्स का। और वो रियल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल से आयंस का कलेक्शन हो सकता है। और तीसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे क्रिस्टल क्या होता है। उसमें हम ये देखेंगे कि जब हम इस लैटिस पॉइंट को बेसिस के साथ में कनेक्ट करते हैं तो जो नई स्ट्रक्चर बनती है, मतलब ये जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर एम्प्टी पॉइंट्स, इन एम्प्टी पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, मॉलिक्यूल सेट हो जाते हैं। और वो मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं? मॉलिक्यूल का ग्रुप कौन सा होगा उसे हम बेसिस बोलेंगे। और जब वो मॉलिक्यूल का या बेसिस को जब हम इस लैटिस के ऊपर सेट कर देते हैं तो ये दोनों आपस के अंदर कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या दैट इज नोन एज एमोर्फस होगा। उसे हम आगे वाली स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो वो हमें अब देखना है कि वो क्या होता है और वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हमारी जो 2 नंबर डेफिनेशन होने वाली है उसके अंदर हम बात करेंगे। 2 नंबर जो हमारी डेफिनेशन होगी उसमें हमें बात करना है, 2 नंबर की हम बात करेंगे बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में बता दूं कि बेसिस इज नथिंग बट ओनली कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि बेसिस इज नथिंग बट
only the collection of molecules or atoms or ions that are arranged in free space. It may be टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। ये टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन दोनों हो सकते हैं, इसके अंदर कोई भी सिचुएशन या इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जिस प्रकार से हमारा लेटिस था वो एम्प्टी पॉइंट्स का कलेक्शन था, उसी प्रकार से जो हमारा बेसिस होगा वो भरे हुए पॉइंट्स मतलब मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस का ग्रुप होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। और वो क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं, इसको मैं बोलूँ तो ये ठीक होगा, वेल अरेंज्ड होते हैं फ्री स्पेस के अंदर। और ये टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन दोनों हो सकते हैं। और इनका टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन होना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लेटिस किस टाइप का है ना। तो यदि इसकी डायग्राम आपको बना के बताऊं तो आप ये समझ लीजिए इस तरीके से हो सकता है। ऐसे जो एम्प्टी थे उनको हमने होलो स्पेस थे मतलब रिक्त स्थान से जो किया था। और ये आपके क्या हैं, यदि मैं इनको डार्क बना देता हूँ तो ये आपके क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, बेसिस बन जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और 3 नंबर हमारी डेफिनेशन आती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटिस पॉइंट एंड बेसिस। मतलब कहने का क्या है कि जब हम लेटिस पॉइंट्स और बेसिस को आपस में मिला देते हैं तो ये आपकी क्या बन जाती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसे, ये मान लो आपकी क्या थी, लेटिस थी ऐसे, और ये आपका मैंने अभी क्या बताया था, ये आपका बेसिस था। बेसिस कहने का मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम्स इन फ्री स्पेस। और एक चीज को ध्यान में रखना, ये जो एटम्स का कलेक्शन हो सकता है वो वेल अरेंज्ड भी हो सकता है, रैंडमली भी हो सकता है। तो जब ये वेल अरेंज्ड होंगे तो इनकी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। और जब इनकी एनर्जी मिनिमम होती है तो कोई भी स्टेट की जब एनर्जी मिनिमम पाई जाती है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इस कारण ये वेल डायरेक्शन, वेल बिहेव तरीके से अरेंज्ड पाए जाते हैं। कहाँ पर अरेंज पाए जाते हैं, फ्री स्पेस के अंदर। और यदि ये रैंडमली ओरिएंटेड होंगे फ्री स्पेस के अंदर तो इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तभी तो ये रैंडमली ओरिएंटेड है। और जब इनकी एनर्जी मिनिमम नहीं है, मतलब इनकी एनर्जी मिनिमम से कुछ ग्रेटर है, तो ये कभी भी स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। और जब बेसिस स्टेबिलिटी को अचीव नहीं करेंगे तो फिर आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसे स्टेबिलिटी को अचीव कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बेसिस है वो आपका स्टेबल होना चाहिए। वो स्टेबल तभी होगा जब वो फ्री स्पेस के अंदर वेल डायमेंशन के अंदर क्या होगा, आपका ओरिएंटेड होगा या अरेंज्ड होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब इन दोनों को मैं आपस में यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होता है एक्चुअल के अंदर, ये जो आपका भरा हुआ पॉइंट था, एटम था, वो मूव होके किसके अंदर एंटर कर जाता है, आपके इस एम्प्टी पॉइंट के अंदर एंटर हो जाता है। तो हमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है, ऐसे इस तरीके की। और जब इनके अंदर एटम, मॉलिक्यूल या आयन एंटर हो चुके हैं तो इनके बीच के अंदर क्या होगा, अब अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स भी प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स के आधार पर हम ये बताएंगे कि हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की हो सकती है। तो आई होप ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। मेनली इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और 2 नंबर हमारा आता है नॉन क्रिस्टलाइन या जिन्हें हम एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो यदि आपके लेटिस और ये जो सारे के सारे बेसिस पॉइंट हैं ये वेल बिहेव तरीके से अरेंज्ड हैं तो आपकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगी उन्हें हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यदि रैंडमली ओरिएंटेड होंगे तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस। तो इसकी स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे,
The crystal structure which have a particular oriented direction of lattice and basis, they construct क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक नोट लगा के लिख लीजिए कि जब बेसिस एंड लेटिस वेल बिहेव तरीके से अरेंज होते हैं तो उनकी सिस्टम की टोटल एनर्जी मिनिमम पाई जाती है और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम तभी होगी जब सिस्टम स्टेबल स्टेट में होता है। तो ये हमें ध्यान में रखनी है। 2 नंबर जो आता है उसे हम कह सकते हैं, और इसकी यदि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका NaCl, KCl एक्सेट्रा, और जितने भी इनके आयोनिक स्ट्रक्चर होती है वो सारे के सारे इसके एग्जांपल है। 2 नंबर यदि हम बात करते हैं तो वो आते हैं आपके नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिन्हें हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। ये क्या होते हैं? ये इनका अपोजिट हो जाएगा कि जैसे इनके अंदर which have a particular oriented direction of a lattice point and basis construct crystalline solid, इसके अंदर क्या आ जाएगा? The crystal structure which have a randomly oriented direction of lattice and basis or atoms, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? The crystal structure in which atoms are not arranged in a fixed direction and doesn't follow a distribution law and oriented randomly. That are called amorphous non-crystalline solid. एग्जाम्पल है इसका रबर, प्लास्टिक, ETC। तो ये इतनी चीज़ें इस वीडियो में हमने देख ली।